सीजेपी और सरकार के बीच चल रही वार्ता का आज तीसरा दौर है। सीजेपी का डेलीगेशन आज दोपहर 3:30 बजे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से मुलाकात करेगा। सीजेपी ने सरकार के सामने 3 मांगे रखी हैं। आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवार के लिए मुआवजा, आंदोलन कर रहे छात्रों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी मामले वापस लिए जाएं और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर इनमें से 2 मांगों को मान लिया है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अभी बात अटकी हुई है। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका के मुताबिक अगर अगले 2 से 3 दिन के भीतर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ तो सीजेपी 20 जुलाई से बड़ा मार्च कर सकती है। दिल्ली में सीजेपी के आंदोलन को देखते हुए आज सुबह 7:30 बजे से 18 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। दिल्ली मेट्रो ने इन स्टेशंस को अलग आदेश तक बंद करने तक ऐलान किया है। राजीव चौक, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। नई दिल्ली का मेट्रो स्टेशन भी सुबह से ही बंद रहेगा और यहां इंटरचेंज की सुविधा भी नहीं होगी। दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों को होने वाली परेशानी के लिए खेद व्यक्त किया है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने बीती रात एक वीडियो जारी किया है और इसके जरिए उन्होंने संदेश दिया है और अनशन खत्म करने पर उठे सवालों और सोशल मीडिया पर हो रहे ट्रोल पर जवाब दिया। सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझसे पूछा जा रहा है कि क्या सौदा हुआ है। अगर डील करनी होती तो 26 दिन तक भूखा नहीं रहता। ऐसी सोच रखने वालों को धिक्कार है। क्या 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद भी ईमानदारी साबित करूं? अभी गम और गुस्से के साथ वीडियो बना रहा हूं। मेरा वजन 11 किलो कम हो गया है। लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड से दिल्ली की तपती धूप में बैठकर यह सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा? पीएम मोदी ने बीती रात एक नया वीडियो संदेश जारी किया और सकारात्मक सुझाव देने के लिए युवाओं का आभार जताया। पीएम मोदी ने कहा, थैंक यू फ्रेंड्स, कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मैंने जो वीडियो पोस्ट किया उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया है, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ा रहेगा। पीएम मोदी ने कैबिनेट मीटिंग में अपने सहयोगियों को सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहने को कहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने बैठक में पूछा है कि उनके कितने सहयोगी वास्तव में इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म का सक्रिय रूप से इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि इस मंच पर बड़ी संख्या में युवा जुड़े हुए हैं और सरकार को उनसे सीधे संवाद स्थापित करने की जरूरत है। पीएम ने सुझाव दिया कि सभी मंत्री रेगुलर डिजिटल कंटेंट शेयर करें जिससे युवाओं तक सरकार की बातें प्रभावी ढंग से पहुंच सकें। दिल्ली में बीती रात एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च निकालकर पेपर लीक के खिलाफ हो रहे छात्र आंदोलन का समर्थन किया। प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने बैनर पोस्टर लेकर सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान पुलिस ने कानून व्यवस्था के मद्देनजर पुख्ता बंदोबस्त किए थे। कोलकाता में भी नीट पेपर लीक के मामले को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के सदस्यों ने सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया। प्रदर्शन के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों को बोतल फेंकते भी देखा गया। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार फुल एक्शन मोड में है। अब पेपर लीक की जांच दिल्ली पुलिस भी करेगी। पेपर लीक की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने एसटीएफ बनाई है जिसके हेड क्राइम ब्रांच के डीसीपी होंगे। टास्क फोर्स यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी, आईपीबीएस और नेट जैसी एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं से जुड़े मामलों की जांच करेगी और पारदर्शिता बनाए रखने के भी लिए काम करेगी। नीट पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। एनटीए के 47 ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। इनमें से कुछ ऑफिसर्स पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने ये फैसला परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार लाने की दिशा में उठाया गया कदम है। एनटीए के कुछ ऑफिसर्स के पेपर लीक में शामिल होने का शक है। एनटीए के आउटसोर्सिंग सिस्टम में भी बदलाव किया जाएगा। दिल्ली में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के बीच गृह मंत्रालय ने ब्लूटूथ मैसेजिंग ऐप गिटहब और बिटचैट को हटाने के लिए कहा है। ये कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन के तहत की गई है। 20 जुलाई के प्रदर्शन में इंटरनेट सर्विस बंद होने के बाद प्रदर्शनकारी मैसेज भेजने के लिए ब्लूटूथ बेस्ड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लूटूथ के जरिए कई डिवाइस कनेक्ट होकर संदेश को आगे बढ़ाते हैं जिससे नेटवर्क का दायरा बढ़ जाता है। जांच एजेंसियों का कहना है कि इसका इस्तेमाल दंगे, आतंकवाद और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए हो सकता है। नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज बिहार बंद रहेगा। बंद की ये कॉल लेफ्ट संगठन के स्टूडेंट विंग ने दी है, लेकिन बिहार बंद के कॉल के ठीक बाद बीती रात कम्युनिस्ट पार्टी के मामले के विधायक संदीप सौरभ ने पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। संदीप सौरभ ने अपनी गिरफ्तारी की जानकारी सोशल मीडिया पर वीडियो के जरिए दी है। साथ ही उन्होंने बिहार बंद को सफल बनाने की अपील की है। इस बीच बिहार आईसा अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी नीट पेपर लीक को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। राहुल गांधी ने शुक्रवार को 20 जुलाई के संसद चलो मार्च में पैलेट गन से घायल हुए छात्रों से मुलाकात की। राहुल एक घायल छात्र को साथ में लेकर मीडिया के सामने आए। उन्होंने छात्र के हाथ में लगे घाव को दिखाया। राहुल ने कहा कि पैलेट गन चलाने के सबूत यहाँ हैं। सरकार छात्रों को मारना और धमकाना बंद करे और एक छात्र ने
आंख भी गंवाई है। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, वो हमारे शिक्षा तंत्र के ध्वस्त होने का प्रतीक है। पेपर लीक को लेकर हमलावर राहुल गांधी पर बीजेपी काउंटर अटैक से पीछे नहीं हट रही है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। सोमवार को पेपर लीक पर नया बिल संसद में पेश होगा। राहुल गांधी उस पर चर्चा में शामिल हो। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि बिल आएगा तो जवाब मंत्री ही देंगे ना। सरकार के 3 मंत्री हैं और 3 मंत्र हैं, संवेदनशीलता, व्यवस्था और समाधान। लेकिन विपक्ष के 3 षड्यंत्र है, कुटिलता, अराजकता और घमासान। 20 जुलाई को सीजेपी के प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है। कोर्ट ने 27 जुलाई को मामले में सुनवाई करने के लिए कहा है। हालांकि इससे पहले सीजीआई ने कहा था कि हमारे पास हिंसा के वीडियो देखने को लेकर समय नहीं है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने हिंसा मामले में एनआईए से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि ये काम सरकार का, हमारा नहीं। सीजेपी के संसद मार्च या प्रोटेस्ट में हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन की आड़ में कुछ शरारती तत्वों ने कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश की है। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स तोड़े, पुलिसकर्मियों और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को निशाना बनाया, सरकारी गाड़ियों में तोड़फोड़ की। पुलिस का कहना है कि 190 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। हमारे पास पुलिस पर हमले के 71 सीसीटीवी फुटेज मौजूद हैं। दिल्ली पुलिस ने एफआरएस कैमरों के मामले में सफाई दी है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर के प्रदर्शन में असामाजिक तत्व और अपराधी लोग ना घुसे, इसीलिए एफआरएस कैमरे लगाए गए। पुलिस ने बताया कि पहले भी दिल्ली में होने वाले आयोजनों जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त और दिवाली पर कैमरे लगाए जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये कहना बिल्कुल गलत है कि प्रदर्शनकारियों की जासूसी की नीयत से एफआरएस कैमरे लगाए गए हैं। पुलिस और सेंट्रल एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि छात्रों के प्रदर्शन पर सीमा पार के आतंकी संगठनों ने भी निगाहें रखी हैं। मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 बड़े फैसले हुए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच बेल्लारी गुंतकल रेल सेक्शन के 3रे और 4थे लाइन को मंजूरी मिल गई है। इस प्रोजेक्ट पर 1200 करोड़ से ज्यादा का खर्च आएगा। कैबिनेट ने केमिकल सेक्टर के लिए 3000 करोड़ रुपए का फंड अप्रूव किया है। इसका मकसद है देश में नए तरीके से केमिकल सेक्टर को विकसित करना। पूर्व आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरवागी की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर मंगल पांडे और विजय के बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि हमारे जैसे लोगों के पास 2 रास्ते हैं, एक तो विनाश की ओर ले जा रहा था और दूसरा विकास की ओर। हम समृद्ध बिहार के साथ जुड़े हैं। बीजेपी हर वर्ग के लिए काम कर रही है। असम में भारी बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में बाढ़ और बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की तादाद बढ़कर 61 तक पहुंच गई है। ब्रह्मपुत्र और सहयोगी नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी से 9 जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, जिससे तकरीबन 7 लाख आबादी प्रभावित हो रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में लगी हुई है। गुजरात में लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक गुजरात के कई हिस्सों में बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अरब सागर से आ रही नमी वाली हवाओं और मजबूत दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। बारिश और बाढ़ से सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात प्रभावित हुआ है। पिछले 24 घंटे में उम्बर गांव में सबसे ज्यादा 906 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि कपराड़ा में 731 मिलीमीटर, नाना पौंधा में 643 मिलीमीटर और वलसाड में 403 मिलीमीटर बारिश हुई है। अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जनजीवन प्रभावित है। शहर के इंद्रप्रस्थ कॉम्प्लेक्स में जल भराव से कई दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ा है। कॉम्प्लेक्स के अंदर घुटनों तक पानी भरने से लोगों को आवाजाही में भी परेशानी हुई है। स्थानीय लोगों ने जल निकासी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए प्रशासन से जल्द राहत की मांग की है। अहमदाबाद में दमकल विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया है। घर के बाहर भारी जल भराव होने से पीड़ित लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर राहत और बचाव अभियान चलाया गया है। राजस्थान के जोधपुर में लंबे इंतजार के बाद मानसून की धमाकेदार एंट्री हुई है। बारिश ने जहां भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली है, वहीं कुछ ही घंटों की बारिश ने नगर प्रशासन की तैयारी की पोल खोली है। पानी भर जाने की वजह से सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। निचले इलाकों में पानी भर गया, घरों में लोग कैद हो गए। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई। पूरे शहर में तकरीबन 2 घंटे के लॉकडाउन जैसे हालात बन गए। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला एक जोरदार धमाके से दहल उठा, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट से 2 लोगों की जान चली गई। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर दूर सुनाई दी। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। विस्फोट के बाद फैक्ट्री के बाहर मजदूरों के शव बिखरे दिखाई दिए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। अभी तक धमाके की वजह का पता नहीं चला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में दबंगों को गुंडागर्दी देखने
की मिली है, जहां पर कुछ लोगों ने एक युवक पर लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर से हमला किया। इस दौरान बीच बचाव करने आए 2 सगे भाइयों को दबंगों ने पीटा। हालांकि मारपीट किस बात को लेकर हुई है, ये पता नहीं चला है। पीड़ित पक्ष की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। देहरादून में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महाराज की जयंती के मौके पर समरसता संकल्प अभियान के तहत राज्य कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि संत शिरोमणि रविदास ने समाज में समानता लाने के लिए जो संदेश दिया, आज वो हमारे लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा संपन्न हुई है। इस दौरान भक्तों का भारी हुजूम भी उमड़ा है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की गुंडीचा मंदिर से अपने मुख्य मंदिर श्री मंदिर में की ओर वापसी का प्रतीक है। ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन और रूस को चेतावनी दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस ने अगर ईरान की मदद की तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन और रूस ईरान की मदद नहीं करेंगे तो बहुत बुरा होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बीजिंग दौरे का जिक्र करते हुए लिखा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा था कि वो ईरान को हथियार नहीं बेचेंगे और साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने भी कहा था कि वो ईरान को हथियार नहीं देंगे। ऐसे में इन दोनों पर भरोसा मैं करता हूं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के साथ गंभीर बातचीत चल रही है। साथ ही उन्होंने ईरान को धमकी दी है कि अमेरिका बड़े हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसा हमला जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है ताकि कोई निर्णायक मोड़ न आ जाए। ट्रंप से जब उनके बड़े हमले के योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अभी भी बातचीत चल रही है। भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा। शाम को 4:30 बजे से दोनों टीमों के बीच शुरू होगा मुकाबला। सीरीज का पहला मैच जीतकर भारत 1-0 से बढ़त हासिल कर लिया है। दूसरा मुकाबला जीतकर भारत T20 सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा। श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत लगातार 2 T20 सीरीज हार चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को पहला पदक झंडू कुमार ने दिलाया है। पैरा पावर लिफ्टिंग में 190 किलोग्राम भार उठाकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। अपने आखिरी प्रयास में 196 किलोग्राम वजन उठाने में असफल रहे झंडू कुमार। पैरा पावर लिफ्टिंग में 7 खिलाड़ियों में झंडू कुमार सिर्फ पदक जीतने में कामयाब हो चुके हैं। नाइजीरिया के रिलुवान इर्दिस ने 208 किलोग्राम भार उठाकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। इंग्लैंड के मैथ्यू हार्डिंग ने 199 किलोग्राम वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता है।